एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आंचल आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कोडेड क्यूरियोसिटी में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं क्लास 9th का एक बहुत ही इंटरेस्टेड, अवेटेड और इम्पोर्टेंट चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये जो चैप्टर है इसमें बहुत सारे बच्चों को बहुत तरीके से डाउट रहते हैं, उन्हें लगता है कि ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा टफ है। ये चैप्टर जो है इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि दिस चैप्टर फॉर्म्स द बेस ऑफ क्लास 10th 11th एंड 12th। अगर हमने आगे जाकर साइंस एडेप्ट करनी है तो हमारे लिए इस चैप्टर की नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ये एटम एंड मॉलिक्यूल, ये वर्ड्स आए कहां से, हम इसके बारे में थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री में जाकर देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे महर्षि कनद, कब की मैं बात कर रही हूँ, अराउंड 500 बीसी। 500 बीसी में महर्षि कनद जो थे उन्होंने क्या कहा कि अगर हम एक पदार्थ यानी कि मैटर, वो क्योंकि अब हम बीसी की बात कर रहे हैं तो वो उन्होंने हिंदी और संस्कृत के वर्ड्स को यूज किया कि अगर हम एक पदार्थ को तोड़ते जाएं, यानी कि हम उसको इतना ज्यादा तोड़ दे कि वो सबसे छोटे पार्टिकल में आ जाए, उस छोटे पार्टिकल का उन्होंने क्या नाम दिया, परमाणु। तो यानी कि महर्षि कनद ने क्या कहा कि किसी भी पदार्थ को अगर आप उसके छोटे से छोटे पीस कर दें तो एक स्टेज आएगी जिसके बाद आप उसको नहीं फर्दर और छोटे पार्टिकल्स में तोड़ पाएंगे, और उस स्टेज को उन्होंने क्या नाम दिया, परमाणु। ये तो बात हो गई हमारी इंडिया की। अगर वही बात फिर ग्रीक में, ग्रीक फिलोसफर्स ने भी इसके ऊपर स्टडी किया और ग्रीक फिलोसफर डेमोक्रिटस ने यही सेम चीज को इंग्लिश में बोला। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा दैट मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, यानी कि जब आप मैटर को ब्रेक करेंगे, उसको स्मॉल पीसेस में तोड़ते जाएंगे, यू विल रीच टू अ स्टेज विच इज कॉल्ड द पार्टिकल। तो दोनों की ही स्टेटमेंट सेम थी, बट जो इंडियन फिलोसफर थे उन्होंने ये स्टेटमेंट 500 बीसी में दे दी थी, और जो ग्रीक फिलोसफर थे उन्होंने ये 18th सेंचुरी के स्टार्टिंग में दी। बट ये दोनों ही फिलोसफिकल बातें थी, इसके वजह से इसके ऊपर कुछ ज्यादा इंटरेस्ट लोगों ने दिखाया नहीं। 18th सेंचुरी के एंड तक आते आते इसके ऊपर फिर केमिकल लॉज बनने लगे, और उन्हीं केमिकल लॉज की वजह से लोगों का इसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप हुआ। तो केमिकल लॉज किसने दिए, केमिकल लॉज वाज गिवन बाय लेवोसियर एंड जोसेफ एल प्राउस्ट। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वाज गिवन बाय द लेवोसियर एंड जोसेफ एल प्राउस्ट। सबसे पहला लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ, जो आपके 10th में भी फर्स्ट चैप्टर में आपके काम आएगा, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि जब भी एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, मास को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो, ना ही आप मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। मास सिंपली एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होता है, यानी कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पे, केमिकल रिएक्शन में मास को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी गिवन है, उसके बेसिस पे मैंने आपके लिए डायग्राम ड्रॉ किए। तो इसमें कोनिकल फ्लास्क ली हुई है, कोनिकल फ्लास्क में सॉल्यूशन डाला है कॉपर सल्फेट का, और एक साथ में स्मॉल इग्निशन ट्यूब में सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन है। हम इमेजिन कर लेते हैं कि जो सोडियम कार्बोनेट है दैट इज 15 ml एंड कॉपर सल्फेट इज 10 ml। जब दोनों को पहले इग्निशन ट्यूब को ऐसे हैंग किया हुआ था, उसके बाद क्या किया, इग्निशन ट्यूब को यानी कि कोनिकल फ्लास्क को हल्का सा टिल्ट कर दिया, जिसकी वजह से ये दोनों जो है रिएक्ट कर जाएंगे। जब ये दोनों रिएक्ट किए तो सपोज इसका तो आपको मिल गए 12 ml, तो अगर इसका 12 ml है तो 25 और 13 ml आपका कॉपर कार्बोनेट था। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, रिएक्टेंट कितना था हमारे पास टोटल 25 ml, प्रोडक्ट भी देखें तो टोटल कितना है 25 ml, विच इंडिकेट दैट द मास कैन नीदर बी क्रिएटेड, ना तो हमारा मास उससे कुछ ज्यादा हो गया ना ही मास कुछ कम हुआ। तो जब भी ये केमिकल रिएक्शन होगी, मास ना तो क्रिएट होगा ना ही डिस्ट्रॉय होगा। दैट इज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब इस डायग्राम के बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन, डू यू थिंक अ केमिकल रिएक्शन आर टेकन प्लेस,
कि आपको एक ये सेटअप दिया हुआ है, क्या आपको ये केमिकल चेंज लग रहा है या फिजिकल चेंज लग रहा है। तो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, हमने चैप्टर 2 में बहुत अच्छे से पढ़ा है। केमिकल रिएक्शन वो चेंज है जिसमें कुछ न्यू सब्सटेंस बने, जिसके कुछ न्यू प्रॉपर्टीज हो। तो यहाँ पर सोडियम सल्फेट और कॉपर कार्बोनेट बन रहे हैं जिनकी अपनी प्रॉपर्टीज है, और ये दो नए सब्सटेंसेस बन रहे हैं। तो आंसर क्या आएगा, यस, अ केमिकल reaction has taken place because here new substance with new properties are formed. New substance with new properties are formed. नए substance बन रहे हैं जिनकी नई properties है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई शुड वी पुट अ कॉर्क ऑन द माउथ ऑफ द फ्लास्क। हमने जो फ्लास्क है उसके माउथ पे कॉर्क क्यों लगाई हुई है। तो कॉर्क लगाने का बेसिक जो पर्पस है, टू कंफर्म द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हमारे इस सेटअप में तो कोई गैस इवॉल्व नहीं हो रही थी। अगर सपोज कोई रिएक्शन आप अपने आप से ले रहे हो और उसमें गैस इवॉल्व हो रही है, अगर आपने कॉर्क यूज नहीं किया होगा तो सारी की सारी जो गैस है वो एस्केप हो जाएगी। तो आपका जो आंसर है वो आप क्लियरली प्रूव नहीं कर पाओगे, बिकॉज जो गैस एस्केप होगी है उसको मेजर करना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे कॉर्क लगाई हुई है। तो आंसर क्या लिखेंगे, टू कंफर्म द लॉ ऑफ conservation of mass. To confirm the law of conservation of mass. Next है, does the mass of the content changes? तो yes, no, the mass of the content do not change. No, the mass of the content do not change. The total mass remains same. The total mass remains same. So these are the some questions which are related to the law of conservation of mass. नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है, जब भी कोई केमिकल सब्सटेंस है, जैसे कि ये वाटर, ये अमोनिया, वाटर का जो मास होता है, वाटर का मास होता है, वाटर में हाइड्रोजन का मास है 1 ग्राम, ऑक्सीजन का मास है 16 ग्राम। तो जब भी कोई केमिकल सब्सटेंस बनेगा तो एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। यानी कि अब यहाँ पे क्योंकि हाइड्रोजन के 2 एटम इन्वॉल्व है तो 2:16 में ये प्रेजेंट है। अगर मैं रेशो निकालूं तो 1:8 में ही हमेशा वाटर के बीच में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो बायमास रेशो होगी वो हमेशा 1:8 ही रहेगी, चाहे वो वाटर आपका रेन वाटर है, आपका टैप वाटर है, आपका केमिकली कंबाइंड वाटर है, या कोई रिएक्शन का बाय प्रोडक्ट है। हमेशा ही जो आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो मास की रेशो आएगी वो हमेशा कितनी आएगी, 1:8। अमोनिया की अगर मैं बात करूं, अमोनिया में नाइट्रोजन का मास होता है 14 ग्राम नाइट्रोजन का, और हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 ग्राम। तो ऑलवेज इन केस ऑफ अमोनिया नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन द रेशो ऑफ 14:3। 3 कहां से आया, बिकॉज हाइड्रोजन के 3 एटम थे, अगर एक का 1 ग्राम है तो 3 का 3 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे वाटर में 1:16 ना लिख के मैंने 2:16 लिखा है, बिकॉज 2 हाइड्रोजन एटम्स आर इन्वॉल्व, तो मास जो है वो डबल हो जाएगा। इसके अलावा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशो ऑफ, ये एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बता रहे हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है बाय मास 1:8, ये वही रेशो है जो अभी हमारी निकली थी, टू फॉर्म वाटर। What mass of oxygen would be required to react completely with 3 ग्राम of hydrogen? तो अगर 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के लिए कितना हाइड्रोजन लग रहा है, 1 ग्राम। तो अगर 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है तो उसके लिए कितना ऑक्सीजन लगेगा, तो 3 ग्राम के लिए 8 into 3 that is 24 gram of oxygen would be required to react completely with 3 gram of hydrogen। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को करेंगे। ये दोनों लॉज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला लॉ क्या कहता है
कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ना तो आप मास को बना सकते हैं, ना ही मास को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जैसे एनर्जी में हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो क्या कहता है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट सिंपली चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इसी तरह से हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहते हैं, अगर हम एक केमिकल कंपाउंड देख रहे हैं, एक कंपाउंड देख रहे हैं, तो उस कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट होंगे वो फिक्स प्रोपोर्शन में होंगे। यानी कि वाटर जो है उसका फॉर्मूला हमेशा H2O ही रहेगा, क्योंकि उसके अंदर 1:8 में हाइड्रोजन और गैस जो है, हाइड्रोजन और द ऑक्सीजन गैस जो है वो कंबाइंड है, वो प्रेजेंट है। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड की अगर मैं बात करूं तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है, कार्बन का मास कितना होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16। ये आप अभी आगे जब चैप्टर की पूरी वीडियो देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 16 2 32। जब आप रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा 4 3 12, 4 3:8। हमेशा 3:8 बाय मास इसके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन होगा। ध्यान देना यहाँ पे बाय मास है, बाय नंबर नहीं है। अगर आप बाय नंबर बात करोगे तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो नंबर का क्या है 2:1, अमोनिया में 1:3, नाइट्रोजन 1, हाइड्रोजन 3, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन 1, ऑक्सीजन 2। बट आप बात किसकी कर रहे हैं, बाय मास। तो बाय मास यानी कि उसके मास की ही आपको रेशियो निकालनी है, आपको उसका मास लर्न करना पड़ेगा। या आपको मैंने एक ट्रिक भी आपके साथ शेयर की है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूंगी। आप उस ट्रिक के थ्रू फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का मास लर्न कर सकते हैं और इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप फर्दर अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। देन अब ये जो मैटर है, अब ये जो मैटर के आगे हमने ये पढ़ लिया कि एटम्स है, कंबाइन कर रहे हैं टू फॉर्म द वेरियस कंपाउंड्स। अब इसके लिए हमें डाल्टन ने एक थ्योरी दी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स हैं, बट उसको स्टडी करने से पहले आपको एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि हमें अभी तक इतनी नॉलेज है दैट जो मैटर है दैट इज डिवाइडेड इनटू एंड डिवाइडेड एंड रीडिवाइडेड एंड द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच वी गेट इज कॉल्ड द एटम। अभी तक हमें ये पता है कि एटम जो है वो सबसे छोटा पार्टिकल है, एटम को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। अभी जो हम इस चैप्टर में या फिर मैं कहूं जितनी अब तक रिसर्च हुई थी, जब ये एटम एंड मॉलिक्यूल की जब हम बात कर रहे हैं तो वहां पे यही बात आएगी कि आपने यही कहना है दैट एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। बट जब हम और आगे इस चैप्टर में डील करेंगे तो आप देखोगे चैप्टर 4 तक पहुंचते पहुंचते हम कहेंगे नो, एटम इज नॉट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम इज फर्दर कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और हो सकता है कि आने वाले टाइम में हम इलेक्ट्रॉन को भी डिविजिबल बता दें। बट जो हमारी 19th सेंचुरी तक की जो रिसर्च थी उसके बेसिस पे एक मॉलिक्यूल, एक कंपाउंड का जो सबसे छोटा पार्टिकल है वो एटम है। मैटर का जो सबसे छोटा पार्टिकल है वो एटम है। एटम के आगे 3 डिविजन्स हैं, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में डील करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जिनके अपने नंबर हैं, जिनका अपना मास है, अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज है और उनके नंबर और उनके मास पे भी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिफाइंड है। तो अब हम बात करेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की, जिसमें मैंने आपको सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्लियर कर दिया। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम which पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन। की एटम वो सबसे छोटा पार्टिकल है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। एटम से जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो केमिकल रिएक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते अकॉर्डिंग टू द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। एटम्स आर इनडिविजिबल, एटम को आप डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको कहा 19th सेंचुरी की जो रिसर्च जब तक हुई थी, जब तक एटम को इनडिविजिबल कहा गया कि एटम जो है सबसे छोटे हैं, जो ना तो क्रिएटेड किए जा सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय। एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी, यानी कि जो हाइड्रोजन का जैसे जो एटम है वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, उसका जो मास है दैट विल रिमेन द सेम, चाहे वो हाइड्रोजन आपको किसी भी सोर्स से क्यों ना मिली हो, चाहे वो हाइड्रोजन आपने लैब में मैन्युफैक्चर की है या वो किसी फैक्ट्री से प्रोड्यूस हो रही है या वो इंडस्ट्रीज में बन रही है या वो हाइड्रोजन वो है जो सन में प्रेजेंट है, तो वो हाइड्रोजन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है दैट विल रिमेन द सेम। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एटम अगर एक
काइंड के हैं तो वो सारे सेम होंगे। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, यानी कि हाइड्रोजन के एटम की अपनी प्रॉपर्टीज है, ऑक्सीजन के एटम की अपनी प्रॉपर्टीज है, कार्बन की अपनी है, नाइट्रोजन की अपनी है। तो एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो ये दोनों पॉइंट काफी इजी हैं। नेक्स्ट, एटम कंबाइन इन द स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, उन्होंने कहा स्मॉल होल नंबर्स। यहाँ पे मास की बात नहीं कर रहे हैं कि जब भी एटम्स कंबाइन करते हैं वो फ्रैक्शंस में नहीं होता। ऐसा नहीं है कि वाटर के केस में मैं कहूं कि वाटर कंसिस्ट ऑफ 3.2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, ऐसा नहीं है। हमेशा सिंपल होल नंबर होगा, कोई फ्रैक्शन नहीं होगी। स्मॉल होल नंबर में कंबाइन करेंगे टू फॉर्म द मॉलिक्यूल। The relative number and of kind of atom are constant in a given compound। कि अगर वाटर की ही बात करूं तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो नंबर है और हाइड्रोजन के जो एटम है, कि अगर मैं कहूं कि मेरे पास हाइड्रोजन गैस है, दो अलग अलग सोर्सेस है, तो दोनों के जो एटम, दोनों की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो बिल्कुल सेम होंगी। तो एक कंपाउंड में भी अगर वही हाइड्रोजन और वही ऑक्सीजन है तो जो वेरिएशन आती है वो वेरिएशन आती है कि कितने नंबर मिलके वो कंपाउंड बना रहे हैं। कि जैसे एक तो हो गया वाटर H2O, ठीक है, एक तो हो गया वाटर, एक हो गया जैसे कि H2O2। तो इन दोनों कंपाउंड में टोटली डिफरेंस है। डिफरेंस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम जो है वो वेरी कर रहे हैं। अगर मैं इसी तरह से बात करूं ऑक्सीजन और ओजोन, ऑक्सीजन जो हमारी लाइफ सेविंग गैस है, जो हमें चाहिए फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, और इस जो ओजोन है वो बहुत ही लीथल गैस है। यानी कि अगर ओजोन हमारे आसपास हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाती है, हमारे ट्रोपोस्फेयर में आ जाती है, तो उससे बड़ा कोई पॉइजन नहीं है। बट क्या वेरिएशन क्या है इन दोनों में? देखो इन दोनों की प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग है, बट वेरिएशन कैसे आई? बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ एटम। तो वही हमारा द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। जब भी आप ऑक्सीजन की बात करेंगे तो आपका हमेशा जो फॉर्मूला रहेगा वो O2 ही रहेगा। ये नहीं है कि कहीं हम अगर क्वांटिटी ज्यादा है ऑक्सीजन के एटम की तो वो O3 बना लेंगे या O4 बना लेंगे और फिर भी हम उसे ऑक्सीजन ही बोलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं जो लॉ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से रिलेटेड है। आपको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में ये पूछ लेते हैं कि विच लॉ ऑफ विच द पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कंफर्म द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कि कौन सा ऐसा पोस्टुलेट है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का जो हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दे रहा है। तो कौन सा पोस्टुलेट है? आपको ये पोस्टुलेट नंबर 2 लिखना है। एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। ध्यान देना, यहाँ पे आप ऐसे नहीं आंसर लिखेंगे कि पोस्टुलेट नंबर 2, आपको पूरी स्टेटमेंट प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि एटम्स आर इंडिविजिबल, एटम को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते और ना ही आप इसको क्रिएट कर सकते हो, ना ही आप इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से रिलेटेड हमारे पेपर में आते हैं, वो आता है कि विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी गिव द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कौन सा पोस्टुलेट है जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बताएगा? तो वो आएगा द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। कि एक कंपाउंड में नंबर और काइंड ऑफ एटम जो है वो हमेशा फिक्स रहेंगे, वो हमेशा एक कंपाउंड में सेम रहेंगे। जैसा कि अभी हमने पहले भी पढ़ा कि जो एटम क्या है, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। तो मैटर का सबसे छोटा, जब हम मैटर को तोड़ते जाएं तो एक स्टेज आ जाएगी जब वो फर्दर ब्रेक होना बंद हो जाएगा और उसे हम क्या बोलेंगे? एटम। अब ये एटम है कितने साइज का? अगर हम इसकी बात करें तो एटम जो है वो बहुत ही छोटा है, यानी कि आप उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो कितना छोटा है। अगर इस चीज को हम देखें जो एक शीट ऑफ पेपर है, यानी कि जो पेपर है वो पेपर मिलियन ऑफ एटम्स को जब आप स्टैक कर दें, बहुत सारे मिलियंस ऑफ एटम को अगर आपने स्टैकिंग कर दी तब जाके कहीं एक शीट ऑफ पेपर बनेगी। एटॉमिक रेडियस, यानी कि जो एटम का रेडियस है उसको मेजर किया जाता है नैनोमीटर में। नैनोमीटर क्या होता है? nm, जिसका सिंबल क्या है? nm। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर -9 मीटर। तो अब आप इमेजिन कर पा रहे होंगे कि एक जो
आपका पेपर है या एक जो एटम है वो कितना छोटा है, तो एटम का जो साइज है वो कितना छोटा है, 10⁻⁻⁹ मीटर, यानी कि 1 मीटर का भी 10⁻⁻⁹ हिस्सा है एक एटम की जो रेडियस है। ठीक है, डाल्टन सबसे पहले वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन एलिमेंट्स को सिंबल देने के बारे में सोचा, और उन्होंने कुछ सिंबल भी दिए, जैसे कि कॉपर को उन्होंने क्या सिंबल दिया कि एक सर्कल के बीच में सी हो तो कॉपर, सर्कल के बीच में अगर डॉट है तो हाइड्रोजन, अगर एक सर्कल खाली है तो ऑक्सीजन, अगर सर्कल जो है वो फिल्ड है तो उसको उन्होंने जो सिंबल दिया वो क्या था, वो किसका सिंबल था, वो था कार्बन का सिंबल। बट ये जो सिंबल्स थे इन्हें लर्न करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। इसके बाद जो ब्रेजिलियस आए उन्होंने कहा कि जो सिंबल्स हैं वो कहीं ना कहीं उस एलिमेंट के नेम से बने हों, वो एलिमेंट के नेम से बने हों। उन्होंने क्या कहा, सिंबल ऑफ एलिमेंट बी मेड फ्रॉम वन और टू लेटर्स ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट, यानी कि नेम से सिंबल बनाना ज्यादा इजी है, ऑब्वियसली इजी है इनको लर्न करना। यहाँ तो मैंने आपके सामने सिर्फ 4 ही लिखे हैं, बहुत सारे उन्होंने दिए थे, उनको हमें लर्न करना बहुत ही मुश्किल टास्क था कि खाली सर्कल का कार्बन था या हाइड्रोजन था या ऑक्सीजन था, तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क हो जाता है। इसीलिए ब्रेजिलियस ने क्या कहा कि जब भी आप सिंबल दें तो वो उसके नाम से जुड़े हों, जैसे एल्यूमिनियम का सिंबल क्या दिया गया, Al, कार्बन का सिंबल क्या दिया गया, C। अभी हम इनके सिंबल से रिलेटेड थोड़ी और बात करेंगे। सबसे पहले जो एलिमेंट थे उनका जो सिंबल दिया गया बेस्ड ऑन द प्लेस वेयर दे वर फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम, जिस जगह पे वो सबसे पहले हमें मिले उसकी वजह से उनका नाम रख दिया गया। जैसे कि कॉपर का नाम कॉपर कैसे पड़ा, क्योंकि वो टेकन फ्रॉम द सिप्रस, जो सिप्रस कंट्री थी वहां पे ये सबसे पहले मिला, इसीलिए इसका नाम पड़ गया कॉपर। कुछ नेम्स वर टेकिंग प्लेस फ्रॉम द स्पेसिफिक कलर, उनके कलर की वजह से उनका नाम दिया गया, जैसे कि गोल्ड, इंग्लिश वर्ड येलो से नाम आया, यानी कि येलो कलर होने की वजह से उसको नाम दे दिया गया गोल्ड, बिकॉज इट इज गोल्डन इन कलर। देन उसके बाद अभी तक तो ये सिलसिला चल रहा था कि जगह पे जिस पे मिला उसके बेसिस पे नाम रख दिया, क्या कलर है उसके बेसिस पे नाम रख दिया। बट बाद में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने इसके नाम, सिंबल और इवन की यूनिट्स भी देने लग गए। यूनिट की अगर मैं बात करूं तो यूनिट क्या होते हैं, जैसे केमिस्ट्री में हम आगे जाने वाले टाइम में आपको मोलैरिटी का यूनिट पता चलेगा क्या होता है, मोल पर लीटर, है ना। वैसे ही अगर हम मास की बात करें तो मास का यूनिट क्या है, यू। तो वो जो यूनिट है यू वो किसने दिया, आईयूपीएसी में। आईयूपीएसी ही इन एलिमेंट्स को नाम देता है, आईयूपीएसी ही इन्हें सिंबल दे रहा है। यानी कि आज के टाइम में जो नाम और सिंबल है वो ये नहीं कि इसका कलर क्या है, या वो किसी भी मैंने अगर कोई भी एलिमेंट डिस्कवर किया तो ऐसा नहीं है कि आपका जो मन किया वो आपने नाम रख दिया। आईयूपीएसी देखेगा कि उसको क्या नाम देना है, क्या उसको सिंबल देना है, या उसके क्या उस क्वांटिटी के क्या यूनिट्स होने चाहिए, तो वो सब चीजें वो लोग देखते हैं। मेनी ऑफ द सिंबल आर द फर्स्ट 1 और 2 एलिमेंट्स ऑफ द एलिमेंट नेम इन इंग्लिश। बहुत ज्यादातर जो सिंबल्स हैं वो इंग्लिश नेम का या तो पहला लेटर है या फिर उसके इंग्लिश नेम के पहला और दूसरा लेटर दोनों को मिक्स करके है। जैसे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कैसे है, Al ले लिया और हमने क्या लिख दिया, एल्यूमिनियम। इसी तरह से कार्बन का सिंबल क्या है, C, कोबाल्ट क्या है, CO। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि जैसे अगर आप सिंबल लिख रहे हैं एल्यूमिनियम का, तो एल्यूमिनियम का जो सिंबल आप देंगे वो आप कैपिटल A और कैपिटल L नहीं देंगे, ये गलत है। क्योंकि अगर जब भी सिंबल दिया जाता है तो पहला लेटर कैपिटल और दूसरा लेटर हमेशा स्मॉल। इसी तरह से कोबाल्ट का अगर आप सिंबल दे देते हैं कार्बन सी कैपिटल और ओ भी कैपिटल, तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, उसे हम कोबाल्ट नहीं कहेंगे। तो अगर आपने CO दोनों कैपिटल लिख दिए तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, विच इज अ पॉइजनस गैस which is produced by the incomplete combustion of fuel। जब भी एक फ्यूल कम ऑक्सीजन की सप्लाई में बर्न होता है तो वहां पे कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ध्यान रखिएगा पहला लेटर कैपिटल और दूसरा लेटर स्मॉल, और आपने इस तरीके से उसको सिंबल देना है। सिंबल ऑफ सम एलिमेंट्स हैव फर्स्ट लेटर एंड अ लेटर अपीयरिंग लेटर इन द नेम।
कई एलिमेंट्स के ऐसे भी सिंबल दिए गए हैं कि उसका पहला लेटर, जैसे कि क्लोरीन पहला लेटर, और जो लेटर थोड़े बाद में आते हो, जरूरी नहीं है कि सिर्फ हमेशा सेकेंड लेटर ही यूज करना है। तो यानी कि यहाँ पे हमें इनके सिंबल्स को कहीं ना कहीं लर्न करना पड़ेगा कि क्लोरीन का सिंबल CH नहीं है, C नहीं है, इसका सिंबल है Cl। इसी तरह से जिंक का जो सिंबल है वो Z नहीं है, ZI भी नहीं है, इसका सिंबल है Zn। वो भी आप देखिएगा फर्स्ट लेटर कैपिटल और सेकंड जो लेटर लिखा गया है वो स्मॉल। देन कुछ सिंबल्स जो हैं उनके नाम जो लैटिन लैंग्वेज में जो नाम थे उनसे भी लिए गए हैं, यानी कि लैटिन लैंग्वेज में उस एलिमेंट को किस नाम से जानते थे उससे वहां से हमने सिंबल को लिया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखिए सोडियम, सोडियम को लैटिन में हम बुलाते हैं नेट्रियम, और नेट्रियम से इसका सिंबल क्या बना, Na। पोटेशियम का लैटिन नेम है केलियम, और केलियम से हमने इसका सिंबल क्या लिया, K। आयरन फेरम, और वहां से सिंबल बढ़ा Fe। कॉपर का अगर आप देखें कॉपर में Cu कहीं नहीं है, बट कॉपर का जो लैटिन नेम है वो क्या है, क्यूप्रम, और क्यूप्रम से इसका सिंबल पड़ा Cu। इसी तरह से गोल्ड का Au, सिल्वर Ag, मरकरी Hg, लेड Pb, टिन Sn। ये सिंबल्स आपको याद करने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके बेसिस पे क्वेश्चंस आने ही आने हैं आपके एग्जाम में। ये आपको 10th में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो इस चैप्टर को और इससे नेक्स्ट चैप्टर को आप जितना टाइम डिवोट कर सके, जितने अच्छे से इसको भी प्रिपेयर कर सके, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर 10th का जो सफर है वो कहीं ना कहीं आसान हो जाएगा। अगर आप इसको अभी हल्के में ले लेंगे कि अभी तो स्कूल एग्जाम्स ही हैं, तो आपको 10th में चैप्टर 1 में ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। इसके अलावा कुछ अदर एग्जांपल्स में लिखे हुए हैं यहाँ पे। फ्लोरीन सिंबल क्या होता है, F, आयोडीन I, सिलिकॉन Si, यूरेनियम U, जिंक Zn, नियॉन Ne, आर्गन Ar, ब्रोमीन Br, बोरोन B, बेरियम Ba, एल्यूमिनियम का भी मैंने डिस्कस किया था Al, ऑक्सीजन O, एंड हीलियम He। तो आप इन सिंबल्स को जरूर याद करिएगा, तभी आप नेक्स्ट टॉपिक्स को अच्छे से समझ पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक मास। अब एक एटम इतना माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, हमने पढ़ा कि उसका जो एटम को अगर हम देखें तो वो 1 नैनोमीटर के बराबर है, यानी कि 10⁻⁹ मीटर के बराबर है। तो जब वो खुद दिखने में इतना माइक्रोस्कोपिक है तो उसको वे करना बहुत ही मुश्किल काम है। अगर हम देखें तो एक माइक्रोस्कोपिक चीज का जो वेट होगा वो बहुत ही 10⁻, जैसे सपोज -31 ग्राम ऐसे होगा। तो उस वे में हम उसको अगर आगे कैलकुलेशंस में लेके जाएंगे तो हमें यूज करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए एटम को मेजर करने के लिए एक खुद का एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि एटॉमिक मास को किस तरीके से निकालना है उस तरीके को बताया गया, और किस तरीके से उसको हम डिफाइन करें। तो जनरली जो एटम का मास लिया जाता है वो रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है कि किसी एटम के कंपैरिजन में हम देखेंगे कि वो कितना ज्यादा भारी है या कितना ज्यादा हल्का है। उस कंपैरिजन के बेसिस पे हम एक एटम का मास निकालते हैं। तो atomic mass of all other elements were determined by comparing the mass of atom with the mass of one atom of carbon 12। तो कार्बन 12 को, यानी कि कार्बन जिसका एटॉमिक मास 12 है, उसको हमने स्टैंडर्ड लिया और उसके कंपैरिजन में हम दूसरे एटम्स का मास कैलकुलेट कर रहे हैं। Atomic mass of an element is the relative mass of its atom as compared to the mass of carbon 12 atom taken as 12 unit। यानी कि कार्बन, वो कार्बन का आइसोटोप जिसका मास 12 है, उसको स्टैंडर्ड लेके उसके रिलेशन में, उसके रिलेटिव कंपैरिजन में हम दूसरे एलिमेंट का मास निकालें। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे कहूं, एटॉमिक मास जो मैग्नीशियम का है वो कितना है, 24U। इसका क्या मतलब हुआ कि जो वन एटम ऑफ मैग्नीशियम इज 24 टाइम्स हेवियर देन 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। तो एक एटम जो है मैग्नीशियम का वो 24 गुना भारी है एज कंपेयर टू द 1/12 ऑफ द कार्बन 12 एटम। तो इसकी डेफिनेशन आपको लर्न करनी है, और जो इसका जो यूनिट है वो क्या है, U। एटॉमिक मास का जो यूनिट पहले टाइम पे जो यूनिट यूज होता था वो होता था AMU, बट अब इसकी जगह पे हम क्या यूज करते हैं, U, दैट इज यूनिफाइड मास।
अब आज के टाइम में जो हम इसका यूनिट यूज कर रहे हैं दैट इज यूनिफाइड मास, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब एटम एग्जिस्ट कैसे करते हैं? एटम सबसे छोटा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है जो एक मेटल से डिवाइड कर करके हम वहां तक पहुंचते हैं। अब एटम को देखना बहुत ही मुश्किल है, इसीलिए एटम्स कंबाइन करते हैं टू फॉर्म द मॉलिक्यूल्स। एटम यानी कि किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल, या अगर वो एटम होंगे किसी मेटल या नॉन मेटल के तो वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे? इन द फॉर्म ऑफ आयंस। तो इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल किसके एग्जिस्ट करते हैं? नॉन मेटल के और मेटल्स के। और इन द फॉर्म ऑफ आयन किसके एग्जिस्ट करते हैं? मेटल एंड नॉन मेटल जब इकट्ठे हो। जब मेटल एंड नॉन मेटल उन दोनों के बीच में एक बॉन्ड हो तो हम उसे क्या बोलते हैं? आयनिक स्पीशीज। और जब दो नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। और अगर मेटल की अकेले की मैं बात करूं तो मेटल के बीच में कभी बॉन्ड नहीं होता, मेटल हमेशा इंडिपेंडेंटली अकेले एग्जिस्ट करती है, यानी कि अकेला एक ही एटम होता है, तो इसीलिए हम उसको भी हम मॉलिक्यूल की कैटेगरी में ही रखेंगे। तो एटम एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल और इन द फॉर्म ऑफ आयन। मॉलिक्यूल में किसके होंगे? जैसे कि मेटल के मोनो एटॉमिक मतलब अकेला। और इन द फॉर्म ऑफ जो मॉलिक्यूल ऑफ नॉन मेटल, उसमें वो आगे हम पढ़ेंगे वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ठीक है, वो हो सकता है अलग अलग स्पीशीज के हों। और मेटल और नॉन मेटल के बीच में जब एक बॉन्ड बन जाता है तो वो वाले जो होंगे उनमें हम आयंस की फॉर्म में स्टडी करेंगे। मॉलिक्यूल्स क्या है? ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ 2 और मोर देन 2 एटम विच आर केमिकली बॉन्डेड। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है केमिकली बॉन्डेड, यानी कि ये नहीं है कि बस आपने मिक्सचर बनाया हुआ है, उनके बीच में एक केमिकल कंपाउंड बना हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो अकेला रह सकता है। यानी कि इस यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि जो हाइड्रोजन का जो एटम है वो अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, हाइड्रोजन हमेशा H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। हाइड्रोजन एटम डू नॉट एग्जिस्ट एज इट इज, इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है। हाइड्रोजन कभी भी H की फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेगी। जब भी हम ऑक्सीजन की बात करते हैं हम क्या लिखते हैं? O2, क्योंकि ऑक्सीजन जो गैस है वो O की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, वो अकेले एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, उसके 2 एटम को कंबाइन करना पड़ता है टू फॉर्म द मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट जैसे कि H2O2 जिसमें 2 जो एटम है वो सेम है। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड जो 2 अलग अलग एटम से मिलके 2 या 2 से ज्यादा अलग अलग एलिमेंट जैसे कि वाटर, CO2, अमोनिया, इसके साथ ही अगर मैं कहूं तो आपके थोड़े से कॉम्प्लेक्स ले लूं तो कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें कितने हैं? CaCO3, तो एक कैल्शियम का है ना, एक कार्बन का और एक ऑक्सीजन का, तो ये अलग अलग एलिमेंट कंबाइन करते हैं तो हम मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कहेंगे। अगर सेम ही है तो हम मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कहेंगे। अब कितने एटम प्रेजेंट है एक मॉलिक्यूल में उसे हम क्या कहते हैं? इसकी एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी पे आपको क्वेश्चन पक्का आएगा एग्जाम में, डिफाइन एटॉमिसिटी, या आपको कोई ना कोई कंपाउंड दे देंगे, आपसे पूछेंगे इसकी एटॉमिसिटी क्या है। बहुत ही इजी है, अगर आपको उन्होंने फॉर्मूला दे दिया फिर तो कुछ भी नहीं करना आपने। जैसे कि आर्गन Ar, कितने आर्गन के एटम नजर आ रहे हैं हमें? आर्गन के पैर में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, यानी कि कोई भी उसके एटम जो है वो अकेला ही है, 1 ही है। जब भी अकेला प्रेजेंट हो तो हम उसे क्या बोलते हैं? मोनो एटॉमिक। मोनो मतलब सिंगल एटम, सिंगल एटम से ये मॉलिक्यूल बना है। हीलियम He, दैट इज अगेन 1, तो मैं क्या लिखूंगी? मोनो एटॉमिक। ऑक्सीजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? O2, 2 है O के एटम, तो यानी कि डाई एटॉमिक। इसी तरह से हाइड्रोजन भी अगेन डाई एटॉमिक, नाइट्रोजन अगेन डाई एटॉमिक, क्लोरीन अगेन डाई एटॉमिक। फॉस्फोरस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? P4, तो ये कितने एटम हो गए? 4, तो आप क्या कहोगे? टेट्रा एटॉमिक। सल्फर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है? S8, तो यहां पे हम बोल देंगे पॉली एटॉमिक,
ठीक है, मोर देन 4 एटम के बाद आप उसको वर्ड यूज कर लेंगे पॉली एटॉमिक। तो एटॉमिसिटी नंबर ऑफ एटम, जितनी भी मेटल्स हैं वो हमेशा मोनो एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लूं तो सोडियम का सिंबल क्या है, Na, तो ये भी कौन सी हो गई, मोनो एटॉमिक। अगेन अगर मैं बात करती हूँ पोटेशियम, अगेन मोनो एटॉमिक। आप किसी भी गोल्ड को ले लें, गोल्ड Au, हमेशा गोल्ड जो है वो आप Au की ही फॉर्म में लिखेंगे, कभी भी Au2 नहीं लिखा जाता, Au3 नहीं लिखा जाता, क्योंकि ये मेटल है और मेटल हमेशा मोनो एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं। इसी तरह से आप प्लेटिनम ले लें तो Pt, दैट इज अगेन मोनो एटॉमिक। तो ये सारी की सारी जो है वो हमेशा मोनो एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करेंगी। तो एटम एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल अगर सिंगल एलिमेंट से बना हुआ है तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। मॉलिक्यूल अगर दो या डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना है तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। फिर हमने पढ़ा एटॉमिसिटी क्या है कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं। तो यहाँ पे आपको अगर मैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड का कोई एग्जांपल लेती हूँ तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में जैसे मैं बात करूं अमोनिया की, तो अमोनिया के क्या होगी एटॉमिसिटी, 3 + 1 4, 3 हाइड्रोजन के और एक नाइट्रोजन का। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं तो C1O2, 2 + 1 3, ठीक है। इसी तरह से मैं बात करूं ग्लूकोज, C6H12O6। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसकी एटॉमिसिटी क्या होगी। इसको सॉल्व कीजिएगा, कुछ नहीं करना, प्लस करना है। प्लस करिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइए कि कितनी होगी। कैसे निकालते हैं हम इसको, 12 + 6 + 6 कितनी हो जाएगी, 24। तो एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी, 24। इसी तरह से आपको कोई भी मॉलिक्यूल दे दें, आपने जस्ट उसके जो भी उसके पैरों में जो भी नंबर लिखा हुआ है, अगर नहीं लिखा हुआ तो 1, उसको प्लस एड ऑन कर देना है। देन मॉलिक्यूल, द एटम आल्सो एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ आयंस। आयंस क्या होते हैं, आयंस मैंने अभी बताया, जब मेटल और नॉन मेटल केमिकली कंबाइंड हो जाते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, आयंस। आयंस में चार्ज्ड स्पीशीज होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं आयंस। तो जो चार्ज्ड स्पीशीज कौन कौन सी, कैटायन और एनायन। जैसे अगर मैंने सोडियम के ऊपर प्लस लगा दिया तो ये चार्ज्ड स्पीशीज है, क्लोरीन के ऊपर माइनस लगा दिया तो ये चार्ज्ड स्पीशीज है। अब ये बनते कैसे हैं, चार्ज्ड स्पीशीज अगर कैटायन है तो वो कैसे बनेगी, बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन लूज कर सकता है, दैट इज अ मेटल। मेटल जो है वो हमेशा लूज करती है इलेक्ट्रॉन को, और जो नॉन मेटल है वो हमेशा गेन करती है इलेक्ट्रॉन्स को। अब मैं आपको ये बनाना सिखाऊंगी कि ये कैसे बनते हैं, तभी आपको ये क्लियर होगा कि ये कैसे बने। और जो क्लोरीन है वो Cl नेगेटिव, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, इट इज फॉर्म्ड बाय द गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा हो गया टॉपिक, हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट। तो अभी हमने पढ़ा कि एक एटम जो है वो कैटायन और एनायन बना रहा है, वो लूज और गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को। अब क्वेश्चन आता है कि एटम ऐसा करते क्यों है, वो लूज क्यों कर रहे हैं, वो गेन क्यों कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को, यानी कि वो कैटायन क्यों बना रहे हैं और एनायन बना क्यों रहे हैं, उन्हें जरूरत क्या है ये सब करने की। तो वैसे तो ये जो टॉपिक है हमारा वो चैप्टर 4 में है, वहां पे मैं आपको ज्यादा डिटेल में बताऊंगी, बट स्टिल क्योंकि यहाँ पे आपको समझ तभी आएगा केमिकल फॉर्मूला जब मैं आपको आयंस बनाने सिखाऊंगी, तो वो सिंपल हो जाएगा बहुत ज्यादा। अब आयंस बनते कैसे हैं उसके लिए थोड़ा सा हम आगे चलते हैं कि जैसे एक सोडियम का एटम है, सोडियम का एटम जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 11। अगर आपको अभी भी लर्न नहीं है एटॉमिक नंबर्स तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी वीडियो के, आप उसके थ्रू, ट्रिक के थ्रू लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको ट्रिक के थ्रू फर्स्ट 20 एलिमेंट लर्न हो जाते हैं तो चैप्टर 3 और 4 बिल्कुल ही आपके स्मूथ हो जाएंगे। तो एटॉमिक नंबर है सोडियम का कितना, 11। 11 जो एटॉमिक नंबर है उसको अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में लिखें, यानी कि जो बोहर थे उन्होंने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सारे इकट्ठे क्लम्प्स में प्रेजेंट नहीं है, उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन्स कुछ ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं। उन ऑर्बिट्स को उन्होंने क्या नाम दिया, शेल। ये जो आपको ये 3 दिखाई दे रहे हैं ये सारे क्या हैं, शेल्स हैं ये। तो ये जो शेल्स थे इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब उन्होंने हमें कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है KLMN, इन शेल्स को उन्होंने नाम दिया। अब आपके मन में आएगा ABCD क्यों नहीं, ये KLMN ही क्यों, ये उनकी मर्जी, उन्होंने जैसा सोचा। तो KLMN जो शेल्स थे उन्होंने कहा कि K में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं,
एल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और अगर मैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली बात करूं, जहां पे हम सिर्फ 20 एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो एम शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और जो एन शेल है उसमें 2। बट अगर मैं 118 एलिमेंट्स का डाटा लूं तो के में 2, एल में 18, एम में देन हम वो 2n स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के करेंगे। तो n क्या है यहाँ पे, द शेल। अगर फर्स्ट शेल है तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 का स्क्वायर, दैट कम्स आउट 2। अब जो अगर सेकंड शेल है तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2, यानी कि 2 2 जा 4 इंटू 2 8, और 2 इंटू थर्ड शेल, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं एम शेल में, अगर मैं पूरे 118 एलिमेंट का डाटा लेती हूँ। और अगर एन शेल की बात करूं तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर यानी कि 32, 2 8 यानी कि 2 8 18 और 32, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है अगर हम पूरे 118 एलिमेंट्स की बात करें। बट अगर मैं अपने सिलेबस की बात करूं, हमारे सिलेबस में सिर्फ 20 एलिमेंट्स है, तो उन 20 एलिमेंट्स का जो डाटा है उसके अकॉर्डिंगली 2882। तो क्या कह रहे हैं, के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में मैक्सिमम 8, एम में मैक्सिमम 8, एन में मैक्सिमम 2। मैक्सिमम का क्या मतलब है कि 8 से ऊपर एल शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, 8 से कम आ सकते हैं, एक भी आ सकता है। अब उसको भरते कैसे हैं, जैसे सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 11। अब 11 को अगर मुझे टुकड़ों में तोड़ना है, उन्हें KLM शेल में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मैं कैसे करूंगी, ध्यान से देखिएगा। तो सोडियम का जो केस है वो मैं अब यहाँ पे लिखने जा रही हूँ। 11 को आपको टुकड़ों में तोड़ना है, तो सबसे पहले शेल में 2 डाल दिए, जब हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स के शेल को दे दिए, अब कितने बचे हमारे पास, 9 इलेक्ट्रॉन। तो 9 है, इट मींस ग्रेटर देन 8, तो मैं एल शेल में कितने डाल सकती हूँ, 8, और बचा जो एम शेल उसमें कितने आएगा, 1। प्लस करके देखें, 8 9 10 एंड 1 11, तो टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द सोडियम एटम विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन KLMN। ये कोई जरूरी नहीं है कि हमें हर शेल में इलेक्ट्रॉन्स को भरने ही भरने हैं, वो डिपेंड करेगा उसके एटॉमिक नंबर पे। अब देखिए सोडियम के केस में जो N शेल है वो एम्प्टी रह गया। एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं अगर आपको क्लियर नहीं हुआ। ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर है 8, अब 8 को हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यानी कि KLMN शेल्स में भरना है। तो कोई बच्चा कई बार क्या सोचेगा कि मैम 2 2 दे देते हैं, सबको सारे भर जाएंगे। नो, हमारे को ये नहीं है कि हमें सारे शेल्स को भरना है। हमारा जो मेन मोटिव है वो है कि हमने जितने शेल्स में जितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, के में जैसे 2 आ सकते हैं तो 2 ही देने, उससे ज्यादा नहीं देने। एल में मैक्सिमम कितने मैंने आपको बताया, 8 आ सकते हैं, बट हमने 8 में से ऑलरेडी 2 तो फिल कर दिए, तो बचे कितने, 6। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है K2L6, सिर्फ ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बेसिस पे कुछ चीजें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ध्यान से सुनिएगा। वैलेंस शेल जो हम चैप्टर 4 में डिटेल में करेंगे, बट यहाँ पे उन टर्म्स को जानना बहुत जरूरी है। हमारे CBSE में जो चैप्टर्स हैं थोड़े से इंटरलिंक्ड है, बट अगर मैं दोनों चैप्टर्स को जोड़ के वीडियो बनाती तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाती, तो जिसे देखने में आपको भी बोरिंग फील होने लग जाता। इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ यहाँ पे भी। तो वैलेंस शेल क्या होता है, द आउटर मोस्ट शेल। अब आउटर मोस्ट शेल हर एलिमेंट का वेरी करेगा। जैसे अगर हम बात करें ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वो एल शेल में आ रहा है। कौन से शेल में आ रहा है, एल शेल में आ रहा है। तो दिस इज द वैलेंस शेल ऑफ द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ये कौन सा हो गया, वैलेंस शेल हो गया। अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम के केस में एम इज द वैलेंस शेल। तो वैलेंस शेल कौन सा है, आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल। जो भी आउटर मोस्ट जो शेल है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो ऑक्सीजन के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6। ऑक्सीजन के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6। सोडियम के केस में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, सोडियम के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 1। तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आए हैं ये ही पार्टिसिपेट करेंगे हमारे आगे के जो भी केमिकल फॉर्मूला होगा, जो भी बॉन्ड बनेगा, कैसे करेंगे वो भी अभी मैं आपको समझाती हूँ। अब हर एलिमेंट, जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हर कोई अपने आप को सक्सेसफुल चाहता है, हर किसी का कोई ना कोई रोल मॉडल होता है, वो चाहता है कि मैं उसके जैसा बन जाऊं।
हम कभी ये नहीं कहते कि मैं वो बन जाऊं। जैसे अगर कोई क्रिकेटर है तो वो कहेगा कि मुझे सचिन तेंदुलकर बनना है, मुझे कोहली जैसा बनना है। तो आप ये कह रहे हैं कि कोहली जैसा बनना है, आपने ये नहीं कहा कि मैं कोहली ही बन जाऊं। तो यानी कि जो मोटिव है वो यहाँ पे ये है टू अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नोबल मेटल। यानी कि हर एलिमेंट चाहता है कि मेरे जो भी आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड हो। तो कंप्लीटली फिल करने के लिए वो लूज या गेन करेंगे। मुझे लगता है आपको यहाँ पे अब थोड़ी थोड़ी सी क्लियर होने लगी होगी पिक्चर कि क्यों कर रहे हैं वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उनका जो भी आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाए। अब वो कंप्लीटली फिल करने के लिए अगर मैं बात करूं एल शेल की, तो एल में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 8। ऑक्सीजन के कितने हैं? 6। तो यहाँ पे 6 है, उसके पास 2 की कमी है। तो 2 की कमी है, इसका मतलब क्या हुआ? इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं कहूं 2 की, या वो 6 सारे के सारे 6 दे दे, तब भी तो उसका, अगर उसने सारे 6 दे दिए तो के उसका वैलेंस शेल हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होगा। रीजन, क्योंकि एक एलिमेंट मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन ही गेन कर सकता है और 3 इलेक्ट्रॉन ही लूज कर सकता है। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले या वो 6 इलेक्ट्रॉन को लूज कर ले। तो एनर्जी के हिसाब से सुटेबल कौन सा हुआ? टू गेन द 2 इलेक्ट्रॉन। अब क्योंकि वो गेन कर रहा है इसीलिए वो क्या बनाएगा? एनायन। तो ऑक्सीजन विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म O2 नेगेटिव। तो जितने गेन करेगा उसके हिसाब से आप उस पर चार्ज देंगे, और जब भी एक एलिमेंट गेन करता है तो उस पर नेगेटिव का चार्ज आता है। वैलेंसी क्या हो गई ऑक्सीजन की? -2। जितने उसने गेन किए उतना नंबर गेन किए तो माइनस। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब चलते हैं सोडियम के केस पे। सोडियम में जो KLn शेल में जब हमने इलेक्ट्रॉन्स को भरा तो कैसे भरे गए? 2 8 1। तो 1 जो है, यानी कि जो M शेल है वो उसका आउटर मोस्ट शेल है। आउटर मोस्ट शेल का मतलब वैलेंस शेल है। तो अब उसको सेटिस्फाई करना है। अब उसके पास क्या क्या ऑप्शन है? नंबर 1 टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन, नंबर 2 टू गेन 7 इलेक्ट्रॉन। तो आप बताइए कौन सा ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करना या 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा तो इट विल लूज द 1 इलेक्ट्रॉन। क्यों लूज करेगा? क्योंकि मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन ही लूज कर सकता है और 3 ही गेन कर सकता है। तो वो क्या करेगा? वो सिंपली कहेगा कि भाई तू ऐसा कर, ये 1 इलेक्ट्रॉन मैं किसी को दे देता हूं ताकि मेरा जो वैलेंस शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाए। यानी कि जब उसने ये 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उसका वैलेंस शेल कौन सा हो गया? L। तो 2 8, L में मैक्सिमम 8 आ सकते थे और उसके पास 8 ही है। तो क्या करेगा? सोडियम विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म सोडियम आयन एंड वैलेंसी विल बी +1। मैंने आपको यहाँ पे ये भी चीज बता दी है, एटम लूज एंड गेन इलेक्ट्रॉन टू अटेन द नोबल गैस कन्फिग्रेशन। Noble gas configuration is the configuration in which the outermost shell is completely filled. Maximum an atom can gain or lose the 3 electron. Maximum electron जो gain और lose कर सकता है वो कितना है? 3 electrons. तो इसी के साथ जो मैंने आपको ये सारा कैसे आयंस बनते हैं ये सारा बता दिया। अब आपको यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ एलिमेंट्स के नाम और उनके कुछ सिंबल्स नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले जो कॉलम है वो मेटल्स का है, यानी कि मेटल्स क्या, मैंने आपको बताया था कि मेटल्स जो हैं वो लूज करती हैं। तो पहले सिंबल में आपको मेटल्स नजर आ रही हैं विद देयर लिस्ट, जिसमें उन्होंने वो बता रहे हैं कि वो कितने, 1 इलेक्ट्रॉन अगर प्लस का सिंपल चार्ज है तो यानी कि 1 ही उसने लूज किया, अगर वहां पे +2 है तो इसका मतलब 2 लूज किए, +3 है तो 3 लूज किए। यहाँ पे कुछ में आपको ब्रैकेट भी नजर आ रही है। वो ब्रैकेट क्यों डाली होती है? वो ब्रैकेट उसकी वैलेंसी बता रहा है, वो ब्रैकेट बता रहा है कि उस पर कितना चार्ज होगा, क्योंकि कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनकी वेरी करती है, जैसे आयरन, कॉपर, यहाँ पे आपको लिस्ट में नजर आ रहा है। तो ये सारे मेटालिक हैं जो भी कैटायंस बना रहे हैं। सेकंड जो लिस्ट है उसके अंदर आपको नॉन मेटालिक एटम्स दिए हुए हैं और उन्हीं का चार्ज स्पीशीज। तो आप लिस्ट को देख के ये क्लियर कर पा रहे हैं कि जो नॉन मेटालिक एटम्स होते हैं वो क्या बनाते हैं? एनायन, क्योंकि सब पे क्या चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। देन द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको आपको लर्न करना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ मेटल और कुछ नॉन मेटल तो हमारे फर्स्ट 20 एलिमेंट से हैं, तो वो आप इस तरीके से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको कुछ लर्न भी नहीं करना पड़ेगा और कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। पॉलीएटॉमिक आयन का जो थर्ड टेबल है वो आपको क्या बता रहा है? सबसे पहले पॉलीएटॉमिक आयन होते क्या है? ग्रुप ऑफ एटम विच कैरी अ पॉजिटिव चार्ज।
तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ एटम है। जैसे पहला क्या है, अमोनियम। अमोनियम में एक एटम है नाइट्रोजन और 4 एटम किसके हैं, हाइड्रोजन के। तो टोटल 5 एटम इन्वॉल्व है जिन पे एक ही चार्ज है, और उस पे क्या चार्ज है, NH4 पे चार्ज है प्लस। प्लस का क्या मतलब है, अमोनियम पे +1, यानी कि अमोनियम इज अ कैटायन। अमोनियम एक पॉलीएटॉमिक आयन है, अकेला नहीं है, ग्रुप ऑफ एटम विच कैरी अ चार्ज। अब सिर्फ आप देख रहे हैं इस लिस्ट में सिर्फ अमोनियम ही है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, इसके अलावा जितने भी लिस्ट में है उन सब पे आपको नेगेटिव चार्ज मिलेगा। जैसे कि नाइट्रेट NO3 2 नेगेटिव, ठीक है। तो ये जो 2 नेगेटिव है वो ऑक्सीजन का नहीं है, वो पूरे NO3 का है, ये चीज का ध्यान रखिएगा। कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव। तो इसी तरह से आपको ये पूरी लिस्ट को लर्न करना है। लर्न करने के बाद ही आपको जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत क्लैरिटी से समझ आएगा और बहुत ही इजी तरीके से समझ आएगा। तो चलिए अब आप या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो के एंड में भी आप इसको लर्न कर सकते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी बुक से मैंने लिया हुआ है। देन राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला। अब आप देखते हैं कि जैसे कंपाउंड्स के अलग अलग फॉर्मूला है। वाटर को हम H2O लिखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 लिखते हैं, अमोनिया NH3 है। अब ये लिखते कैसे हैं, ये फॉर्मूला बना कैसे, तो चलिए अब हम उसको सीखते हैं। इसको बनाने के लिए आपको वो जो आयंस है उनको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड। अब देखिए सबसे पहले आपको सिंबल्स पता होने चाहिए। सोडियम का क्या सिंबल होता है, Na। ऑक्साइड का मतलब होता है ऑक्सीजन, तो यहाँ पे हम लिख देंगे O। आपने ये दोनों ऐसे लिखे। अब लिखने में सबसे पहला ध्यान, जो अगर एक मेटल और एक नॉन मेटल इन्वॉल्व है तो मेटल का नाम पहले आएगा, नॉन मेटल का बाद में आएगा, और दोनों फर्स्ट लेटर कैपिटल, सेकंड लेटर अगर है तो स्मॉल, और इसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल। अब सोडियम की वैलेंसी कितनी थी, जैसे कि यहाँ मैंने अभी आपको बताया सोडियम की है +1। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, -2। हम इनके नीचे ऐसे लिखेंगे। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो आपने जो साइन थे प्लस और माइनस थे उसको वहीं पे छोड़ देना है। Na के पैर के नीचे क्या आ जाएगा 2, O के पैर के नीचे क्या आ जाएगा 1, क्योंकि अगर मैं 1 ना भी लिखूं तो चल जाएगा। इसीलिए सोडियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला है वो क्या बन गया, Na2O। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो मैं नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन। आप देखिए टेबल में एल्यूमिनियम का क्या चार्ज है, एल्यूमिनियम का चार्ज है +3, ऑक्सीजन का वही है -2। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, द फॉर्मूला कम्स आउट Al2O3। मैंने यहाँ पे हर टाइप के एग्जांपल्स को कवर करने की कोशिश की है ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम नाइट्रेट, सोडियम Na। नाइट्रेट क्या है, नाइट्रेट अभी मैंने आपको बताया था पॉलीएटॉमिक आयन है विच इज अ ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग अ चार्ज। तो नाइट्रेट का क्या सिंबल है, NO3, वो पूरा लिखा जाएगा। सोडियम की वैलेंसी +1, नाइट्रेट की वैलेंसी अगेन -1। अब देखो दोनों के पैर के नीचे +1 और -1 है, यानी कि जब मैं सोडियम नाइट्रेट लिखूंगी तो मैं कैसे लिखूंगी, NaNO3। इसमें आपको कोई भी 1 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने 1 नहीं लिखा तो क्लियर है कि सोडियम का एक एटम, देन नाइट्रोजन का एक एटम है और ऑक्सीजन के 3 एटम इन्वॉल्व हैं। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। दिस इज अनदर टाइप ऑफ एग्जांपल। कैल्शियम का सिंबल Ca, ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन, उसका सिंबल है O। कैल्शियम की जो वैलेंसी है दैट इज +2, ऑक्सीजन की वैलेंसी है -2। दोनों को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्या आया, Ca2O2। मैं बार बार बोल रही हूँ ये साइन आपने यहाँ नहीं लिखने, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू वहां पे जाएगी, Ca2O2। अब आप देखें दोनों के जो ये सबस्क्रिप्ट है, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज जो हमने लिखी है वो कट सकती हैं, यानी कि वो कैंसिल हो जाएंगी। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या आ जाएगा, CaO। तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो गया, CaO। नेक्स्ट एक पॉलीएटॉमिक आयन से एग्जांपल लिए, फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट, अमोनियम। अभी मैंने बताया था कि अमोनियम एक ऐसा पॉलीएटॉमिक आयन है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, NH4 लिखेंगे और जो उसका +1 था उसको उसके पैर के नीचे लिख देंगे, नीचे लिख देंगे उसको। सल्फेट अगेन एक पॉलीएटॉमिक आयन, SO4। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, -2। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई।
तो क्या आ जाएगा NH4। अब ये जो 2 है इसको ब्रैकेट करके ऐसे लिखना है, क्योंकि ये जो 2 है ये पूरे NH4 का है। NH4 होल ट्वाइस SO4। अगर आप इसको दूसरे तरीके से लिख देते हैं कि आपने लिखा NH4 2, तो वो क्या हो जाएगा नाइट्रोजन, देन हाइड्रोजन कितने 42, और वो कंप्लीटली रॉन्ग है। यानी कि अगर आपने इसका ऐसे फॉर्मूला दे दिया तो वो कंप्लीटली रॉन्ग कहलाएगा, जो करेक्ट है वो ये वाला है। तो आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सिंबल ऑफ मैग्नीशियम Mg। हाइड्रोक्साइड अगेन एक पॉलीएटॉमिक आयन है जिसमें O और H एटम इन्वॉल्व है। मैग्नीशियम +2, हाइड्रोक्साइड -2। बेटा ये आपको वैलेंसेस लर्न करनी पड़ेंगी, तभी आपको समझ में आएगा कि ये मैम कभी किसी के नीचे +2 लिख रही है, कभी -2 लिख रही है, तो ये ऐसा क्यों है। वैलेंसेस जो है बस उसी को नीचे लिख देना है। अब Mg 1 है तो 1 नहीं लिखना, OH के नीचे 2 है, बट क्योंकि OH पॉलीएटॉमिक आयन है तो मैं कैसे लिखूंगी OH होल ब्रैकेट देन 2। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये सारे एलिमेंट्स को करना है। अब आप मेरे को एक बना के दिखाएंगे एल्यूमिनियम फॉस्फेट। आपके लिए मैं दे रही हूं एल्यूमिनियम फॉस्फेट। एल्यूमिनियम फॉस्फेट इसका आपने बनाना है, और इसका जो फॉर्मूला है वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। अगर आपको ये सारे समझ में आ गए हैं तो आप जो आपके एनसीईआरटी में है वो आप इजीली कर सकते हैं, और ऐसे ही आपको 10th में भी बहुत हेल्प मिलेगी। तो अभी हमने पहले टॉपिक किया था एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या था, रिलेटिव मास निकालते हैं, जिसमें हमने कार्बन को एज अ स्टैंडर्ड रखा हुआ है, और उसके कंपैरिजन में हम निकालते हैं कि एक एटम का मास कितना ज्यादा है या कितना कम है, उसे हम एटॉमिक मास कहते हैं। अब एटॉमिक मास को ही यूज करके हम क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास। तो व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास? इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स। यानी कि एक मॉलिक्यूल में जो जो एटम है उसके जितने जितने नंबर है उसी हिसाब से उसको हमने यूज करना है और मॉलिक्यूलर मास निकालना है। जैसे एटॉमिक मास का यूनिट क्या था, U, दैट इज यूनिफाइड मास। इसी तरह से ही मॉलिक्यूलर मास निकालने का भी जो यूनिट है वो है U, दैट इज यूनिफाइड मास। तो चलिए मैं आपको सिखाती हूँ कि आपको निकालना कैसे है मॉलिक्यूलर मास। सबसे पहले मैंने एग्जांपल लिया है नाइट्रिक एसिड। ये क्या है, नाइट्रिक एसिड। मैं यहाँ पे इसका नाम लिख देती हूँ, आपको ये 10th में सब ये चीजें आएंगी, इसलिए अभी से अगर आप लर्निंग शुरू रखेंगे तभी आपका फायदा है। नाइट्रिक एसिड HNO3। और आपके लिए मैंने यहाँ पे कुछ जो कॉमनली यूज्ड एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक मास लिखा है। जैसे हाइड्रोजन का 1U, कार्बन का 12U, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, सोडियम 23U, मैग्नीशियम 24, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5 एंड कैल्शियम 40। अब हम इन्हीं को यूज करके यहाँ पे आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना मैं सिखाऊंगी। तो सबसे पहले है नाइट्रिक एसिड। देखिए इसमें क्या क्या एलिमेंट इन्वॉल्व है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन का मास कितना है, 1 लिखेंगे। अब प्लस, क्योंकि इसके पैर के नीचे कुछ भी नहीं है, कोई सबस्क्रिप्ट नहीं है, इसका मतलब ये 1 ही है। नाइट्रोजन का मास कितना है, 14। अब हमने क्या लिख दिया, 14। नाइट्रोजन के भी पैर के नीचे कुछ नहीं है तो ये एज इट इज। अब यहाँ पे क्या है, 3, तो 3 इंटू ऑक्सीजन का कितना है, 16। तो 3 इंटू 16 पहले सॉल्व होगा, यानी कि 1 + 14, वही बोर्ड मास हम लगाएंगे। 16 3 48। अब ऐड करेंगे 8 and 4 12, ये आ गया आपका 63U। तो दिस इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द नाइट्रिक एसिड। देन सेकेंड जो मैंने लिखा हुआ है इसे हम बोलते हैं मीथेनॉल। ये है मीथेनॉल। मिथेनॉल का अब हमें मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। मिथेनॉल में एक कार्बन है, कार्बन का मास होता है 12। आपको ये लर्न करना है, पेपर में आपको ये साइड में टीचर लिख के नहीं देगी। हाइड्रोजन कितनी है, 3 + 1 4। 4 हाइड्रोजन है, यानी कि मैं 4 इंटू 1 लिख दूं प्लस 16। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 12 + 4 + 16, 16 + 4 20, that is 32U is the molecular mass of methanol। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है ग्लूकोज। ये किसका फॉर्मूला है, ये है ग्लूकोज का फॉर्मूला, C6H12O6। जो जो आपके सामने फॉर्मूलाज आते जाते हैं उनको आपको नाम याद करते जाना है, ताकि जो
नेक्स्ट जो ईयर है वो बड़ा ही स्मूथ हो जाए। ग्लूकोज में 6 कार्बन, तो यानी कि 6 इंटू 12 ब्रैकेट प्लस 12, क्योंकि उसके पैर के नीचे क्या है 12। हाइड्रोजन का मास कितना है 1, तो 12 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का मास देखिए कितना है 16, तो 6, क्योंकि उसके पैर के नीचे 16 है, 6 इंटू 16। सॉल्व करेंगे, 12 6 72, 12 1 12, 16 6 96। सबको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा आपका 6 7 8 9 10 9 10 17 एंड 18, 180 U। तो आंसर कितना आ गया 180 U। तो ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना है 180 U। अब एक और टर्म है फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर्मूला यूनिट मास मॉलिक्यूलर मास से मिलती जुलती है। फॉर्मूला यूनिट मास क्या होती है, ये उनके लिए है जिनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वो आयंस हैं। आयंस का क्या मतलब हुआ, यानी कि एक कैटायन और एक एनायन मिलके क्या बनाते हैं, दैट फॉर्म्स द फॉर्मूला यूनिट मास। तो सोडियम क्लोराइड की अगर हम बात करें तो सोडियम क्लोराइड में सोडियम का मास कितना है 23, क्लोरीन का मास कितना है 35.5। दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो दैट विल बी 58.5 U। करने का तरीका बिल्कुल सेम है, बस डिफरेंस डेफिनेशन में है। मॉलिक्यूलर मास में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे जो होंगे वो सारे नॉन मेटल्स होंगे, और इसके अंदर एक मेटालिक पार्ट होगा, दूसरा नॉन मेटालिक पार्ट होगा। नेक्स्ट अब कैल्शियम कार्बोनेट का हम करते हैं। तो कैल्शियम देखिए, कैल्शियम का मास कितना है 40, यहाँ पे लिखेंगे 40 प्लस कार्बन का मास 12। अब ऑक्सीजन के पैर के नीचे 3 है, तो 3 इंटू ऑक्सीजन का मास दैट इज 16। तो क्या हो जाएगा 40 प्लस 12 प्लस 48, 16 3 48, 8 9 10 4 4 8 9 and 100। 100 U is the formula unit mass of calcium carbonate। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम जिसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 24, ऑक्सीजन जिसका मॉलिक्यूलर मास है 16। दोनों के पैर के नीचे कुछ भी नहीं है तो सिंपल रहेगा, तो 24 प्लस 16, 6 प्लस 4 10, दैट इज 40 U। U का साइज छोटा रखना, अदरवाइज वो कभी 4 लगेगा तो सारा का सारा आपकी जो मेहनत है वो खराब हो जाएगी। तो ये हमने मॉलिक्यूलर मास कर लिया, फॉर्मूला यूनिट मास कर लिया। दोनों में डिफरेंस क्या है, सिर्फ डेफिनेशन का डिफरेंस है। जो मॉलिक्यूलर मास है वो हमारा जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ नॉन मेटल्स होंगी, और जो हमारा फॉर्मूला यूनिट मास है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस होंगे। आयन यानी कि जो फर्स्ट पार्ट होगा वो मेटालिक होगा, और जो सेकंड पार्ट होगा वो या तो नॉन मेटालिक होगा, वो या फिर होगा आपका पॉलीएटॉमिक आयन। तो इन दोनों से जो मिलके बनेंगे वो आपका, जब आप मास कैलकुलेट करेंगे तो उसे आप क्या बोलेंगे, फॉर्मूला यूनिट मास। जनरली एग्जाम्स में आपको फाइंड करना आता है, वो देते हैं फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ लाइक नाइट्रिक एसिड, या आपको दे देते हैं फाइंड द फॉर्मूला यूनिट मास। तो दोनों में करने का तरीका सेम है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब मैं चलती हूँ हमारे लास्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है मोल कंसेप्ट। मोल्स होते क्या है, मोल का जो इंग्लिश मीनिंग है उसका मतलब है हीप, यानी कि ढेर, यानी कि एक बहुत बड़ा ढेर है जिसको हम एक, यानी कि एक ढेर को उसको गिनती ना करके हम उसको एक ढेर को एक बोल दें, तो जिसकी वजह से जो कैलकुलेशंस हैं वो इजी हो जाएंगी। तो मोल्स है क्या, मोल इज द क्वांटिटी इन नंबर हैविंग अ मास इक्वल टू इट्स एटॉमिक और द मॉलिक्यूलर मास। तो मोल्स वो नंबर है जिसका जो मास होगा वो किसके इक्वल होगा, अगर वो एटम है तो उसके एटॉमिक मास के इक्वल होगा, और अगर वो एक मॉलिक्यूल है तो उसके मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। द नंबर ऑफ पार्टिकल, एक मोल में कितने पार्टिकल हैं, जैसे एक ढेर लगा हुआ है तो उस ढेर में से अगर मेरे को गिनने हो तो एक मोल, अगर मैंने कहा कि वो एक मोल है तो उसमें कितने पार्टिकल होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। जी हाँ, बिल्कुल अच्छे से इसको याद रखिएगा, 6.022 इंटू 10⁻23, जिसे हम एवोगेड्रो नंबर कहते हैं, और इसका साइन क्या होता है एन नॉट। एन नॉट क्योंकि ये एक फिक्स्ड वैल्यू है, दैट इज एवोगेड्रो नंबर।
और इसके अंदर 1 मोल का जो मास है वो किसके इक्वल है, ग्राम एटॉमिक मास, ये मैंने पहले भी लिखा, और या फिर मैं कहूं मॉलिक्यूलर मास के इक्वल है। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि जो मोल कंसेप्ट है वो लिंक है बिटवीन द मास एंड द नंबर ऑफ एटम, क्योंकि मैंने कहा 1 मोल किसके इक्वल है, 1 मोल जो है वो इक्वल है मास के। फिर दूसरी लाइन में मैंने क्या कहा, 1 मोल किसके इक्वल है, 6.022 इंटू 10⁻23, यानी कि 1 मोल इज इक्वल टू द मास ऑफ द एटम इन U, दैट इज द रिलेटिव एटॉमिक मास। और मैं ये भी कह सकती हूँ मोल जो है दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल, दैट इज एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताया, तो उन्हीं को ऑनर करते हुए हमने इसका जो नंबर का जो नाम था वो उन्हीं के नाम पे रख दिया, दैट इज एवोगैड्रोस कांस्टेंट। इसको थोड़े से अब हम फॉर्मूला देखते हैं क्या क्या है। 2 फॉर्मूला है, इसी के आसपास ये मोल कंसेप्ट घूमता है। मोल कंसेप्ट के ऊपर पूरी हमारी केमिस्ट्री टिकी हुई है। +1 में जब भी आपके सामने कोई न्यूमेरिकल आएगा, इवन की जो +1 का जो केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है वो मोल कंसेप्ट से ही शुरू होती है। तो मोल्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सिर्फ +1 +2 की नहीं बात है, यानी कि अगर आप केमिस्ट्री में कोई भी रिसर्च वर्क कर रहे हो तो रिसर्च वर्क करने में जहां पे भी एक्सपेरिमेंटल काम होगा, जहां पे भी हमें कुछ क्वांटिटीज चाहिए होंगी किसी भी कंपाउंड की, किसी भी एलिमेंट की, तो उसको सबसे पहले वो कैलकुलेट करते हैं मोल्स के टर्म में। तो मोल्स को कैलकुलेट करना हमें आना चाहिए। तो 2 फॉर्मूले हैं मोल्स निकालने के, एक तो गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, दूसरा है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ पे अगर आप देखें मोल्स गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, हर एक कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर मास है वो फिक्स्ड है। कैसे, यानी कि जहां मैंने लिखा ग्लूकोज का जो मास निकला वो 180 U निकला, तो वो ग्लूकोज चाहे कोई भी क्यों ना हो, वो ग्लूकोज चाहे लैब में मैन्युफैक्चर्ड है, वो ग्लूकोज चाहे किसी रिएक्शन का बाय प्रोडक्ट है, हमने मार्केट से परचेज किया, हमेशा उस ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर मास होगा दैट विल बी 180 U, यानी कि ये जो वैल्यू है ये फिक्स्ड है। मॉलिक्यूलर मास एक कंपाउंड का हमेशा फिक्स्ड है। इधर मैंने आपको एवोगैड्रो नंबर पहले ही बता दिया कि ये फिक्स्ड है, क्योंकि इसका क्या नंबर होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। अब हमें क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, आपको हो सकता है मास दे दे मोल्स पूछ ले, आपको हो सकता है नंबर ऑफ पार्टिकल दे दे मोल्स पूछ ले, या फिर मोल्स दे देंगे और पार्टिकल का नंबर पूछ ले, या मोल्स दे दे और मास पूछ ले कि क्या होगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस के जरिए इनको समझते हैं। सबसे पहले है फाइंड द मोल्स ऑफ 36 ग्राम ऑफ वाटर। क्वेश्चन को देखने के बाद हमें सबसे पहले ये देखना है कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा, क्योंकि दोनों फॉर्मूले से हम मोल्स निकाल सकते हैं, बट गिवन क्या है वो हमें बताएगा कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा। अब यहाँ पे लिखा है 36 ग्राम ऑफ वाटर। अब 36 क्या होगा, इसका गिवन मास। कभी भी वो मॉलिक्यूलर मास नहीं हमें देंगे, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास अगर देंगे तो वो ब्रैकेट्स में देंगे, ये जो गिवन होगा ये हमेशा उसका गिवन मास ही होगा, ये कभी भी मॉलिक्यूलर मास नहीं होगा। तो मोल्स निकालने हैं, ग्राम में डाटा मेरे सामने है, तो मैं ये वाले फॉर्मूले से लगाऊंगी। तो मोल्स निकालने हैं मुझे, तो मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास कितना है 36। मॉलिक्यूलर मास की बात करूं अगर मैं वाटर के, तो वाटर जिसका सिंबल है, फॉर्मूला है H2O, हाइड्रोजन का मास 1 और इसके पैर में है 2, 2 इंटू 1 प्लस 16, दैट कम्स आउट 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 18 U। तो कितना मास आ गया 18, तो यानी कि 36 डिवाइडेड बाय 18 कट करेंगे तो 2, तो मोल्स कितने आ गए, मोल्स कितने आ गए 2। क्योंकि ये एक रेशो वाला क्वेश्चन है इसीलिए इसके मोल्स के कोई यूनिट नहीं होंगे। तो कितने मोल्स हैं 36 ऑफ ग्राम ऑफ वाटर में, 2 मोल्स हैं। नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। अब ध्यान से रीड करिए क्वेश्चन को, क्या कह रहे हैं, मास कैलकुलेट करना है, गिवन क्या है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के नंबर दे रखे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये 2 स्टेप का क्वेश्चन है, इसमें हम पहले नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल्स निकालेंगे, उस मोल्स की वैल्यू उस फॉर्मूले में पुट करेंगे और यहां से मास कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए सीखते हैं कैसे। तो मोल्स इज इक्वल टू, पहले नंबर कितने दिए हुए 6.022 इंटू 10⁻23, एवोगैड्रो नंबर नहीं दिया है ये हमें इसके पार्टिकल्स दिए, कट करेंगे तो मोल्स कितना आ गए 1।
अब ये वाले जो मोल्स की वैल्यू है हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। हमें क्या दिया हुआ है, नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, तो मोल्स कितने आए हैं 1। गिवन मास कैसे निकालेंगे, अब N2 का कैसे निकलेगा गिवन मास, नाइट्रोजन का मास कितना है 14, 2 इंटू 14 कितना हो जाएगा 28 U। तो यानी कि गिवन मास को मैं X ले लेती हूँ, मोलिकुलर मास कितना निकला 28, तो X कितना आ गया 28 ग्राम, यानी कि मास कितना होगा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो एवोगैड्रो नंबर है तो आप आंसर क्या कहेंगे 28 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन 12.044 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास या गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल बाय एवोगैड्रो नंबर। तो फॉर्मूला ये लगेगा, रीजन हमें जो दे रखे हैं वो नंबर ऑफ पार्टिकल हैं। तो मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड निकालने हैं तो फॉर्मूला क्या था, मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल। नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं 12.044 इंटू 10⁻23। आपको एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू लर्न होनी चाहिए, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। 10⁻23 से 23 कैंसिल और ये एग्जैक्टली 2 पे जा रहा है, तो मोल्स कितने आ गए, मोल्स आ गए हैं 2। ऑल्दो ये जो मोल कंसेप्ट का जो टॉपिक है ये 9th क्लास से डिडक्ट हो चुका है, बट स्टिल हमें ये पढ़ना चाहिए। रीजन क्योंकि +1 का ये बेस है, अगर बेस हम यहीं से थोड़ा थोड़ा उसको पॉलिश करते चलेंगे तो +1 में बर्डन थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने मेडिकल या नॉन मेडिकल को ऑप्ट करना है उन्हें मोल कंसेप्ट जरूर पढ़ना चाहिए, उन्हें 9th में इसको स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये छोटी सी टर्म्स है, छोटी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, 2 फॉर्मूला पे सारी बेस्ड हैं, बस अगर हम इनको कर लें तो हमारा वैसे ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरा चैप्टर करवा दिया है एटम्स एंड मॉलिक्यूल। मैंने बहुत कोशिश की है कि जो चैप्टर 4 से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो मैं आपको यहाँ पे जरूर कवर करवाऊं, ताकि आपको यहाँ से जो कंसेप्ट क्लैरिटी है वो पूरी हो सके। अगर स्टिल किसी को कोई डाउट रह जाता है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, जो भी आपका क्वेश्चन है मैं आपको डेफिनेटली रिस्पॉन्स करूंगी। और इसके साथ ही आपको वीडियो कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हर बच्चा इस चैप्टर का मैक्सिमम फायदा उठा सके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।